नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफ्थ के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। वो लिए थे अपने एक्सपेरिमेंट में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। कोकस नहीं लग रहा है कि ये कोई बैक्टीरिया होगा, मतलब कि ये जो बैक्टीरिया है वो निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इनके एक्सपेरिमेंट में दिखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है इसके फिजिकल फॉर्म में चेंज आ गया है। तो अब इसको एक्सपेरिमेंट के हेल्प से समझते हैं। जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया को ग्रो करवाया जाता है कल्चर प्लेट पे, तो ये प्रोड्यूस करता है स्मूथ शाइनी क्लोनीज जिसको कि एस बोलते हैं, एंड अदर प्रोड्यूस करता है रफ क्लोनीज जिसको कि शॉर्टकट में आर बोलते हैं। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो रहता है इसके पास म्यूकोकस पॉलीसैकेराइड कोट रहता है, एंड आर स्ट्रेन के पास कोई भी कोट नहीं होता है। तो माइस को इन्फेक्ट करता है एस स्ट्रेन जिसको कि वायलेंट बोलते हैं। ये निमोनिया करता है माइस में, जिसकी वजह से कि माइस में इन्फेक्शन होता है एंड वो डेथ कर जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे समझाया गया है। तो फर्स्ट केस में एस स्ट्रेन लिया गया है। एस स्ट्रेन जब माइस में इंजेक्ट किया जाता है तो माइस मर जाता है क्योंकि एस स्ट्रेन के पास कोट होता है, एंड आर स्ट्रेन के पास कोई भी कोट वगैरह नहीं होता है, कोई भी म्यूकोकस कोट वगैरह नहीं होता है। तो ये माइस को, जब ये स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया जाता है तो माइस जिंदा ही रहता है। फिर ग्रिफ्थ के द्वारा एस स्ट्रेन को हिट किल किया गया और इसको माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस जिंदा रहा। फिर इनके द्वारा एस स्ट्रेन हिट किल लिया गया एंड आर स्ट्रेन लाइव लिया गया। दोनों को मिक्स करके जब इंजेक्ट किया गया माइस में तो माइस मर गया। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि जब हीट किलेट लिया जाता है एस एंड आर लाइव लिया जाता है स्ट्रेन, एंड ये दोनों को मिक्स करके जब माइस में इंजेक्ट किया जाता है तो माइस मर जाता है। एंड ग्रिफ्थ को डेड माइस में एस स्ट्रेन मिला जो कि उसको वो हिट किल कर दिए थे। तो इससे यही पता चलता है कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में कुछ ट्रांसफ़र हुआ है हीट किलेड एस स्ट्रेन से, जो कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को कन्वर्ट कर देता है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में। तो वही यहाँ पे दिया गया है, जो भी चीज़ ट्रांसफ़र हुआ है हीट किलेड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, वो आर स्ट्रेन को ऐसा बना देता है कि वो स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट का उसमें सिंथेसिस होने लगता है, जिसकी वजह से कि आर स्ट्रेन जो होता है वायलेंट हो जाता है, मतलब कि आर स्ट्रेन सिंपल एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। और इनके अकॉर्डिंग ये सब होता है जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र होने की वजह से। एंड ये भी एक्सपेरिमेंट रिजेक्ट हो गया क्योंकि बायोकेमिकल नेचर जो जेनेटिक मटेरियल का था उसको ये डिफाइन नहीं कर पाए। नेक्स्ट है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलियोड, मैकलिन कार्टी ये अपना वर्क कर रहे थे 1933 से लेकर 44 तक। इससे पहले सोचा जाता था कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन भी तो लॉन्ग पॉलीमर होता है। एंड ये जो तीनों साइंटिस्ट थे ये वर्क किए बायोकेमिकल नेचर पे, मतलब कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का जो बायोकेमिकल नेचर होता है उस पर। एंड ये मतलब कि इनका सेटअप जो था वो पूरा ग्रिफ्थ के जैसा ही था, मतलब कि ग्रिफ्थ के ही जो एक्सपेरिमेंट था उसी पे वर्क कर रहे थे। एवरी, मैकलियोड एंड एमसी कार्टी अपने एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि ये हीट किलेड एस सेल से, एस स्ट्रेन से ये बायोकेमिकल्स निकाल लेते हैं। एंड बायोकेमिकल्स में क्या रहता है, प्रोटीन रहता है, डीएनए रहता है, आरएनए रहता है, यही तीनों पे डाउट रहता है। तो यही तीनों पे ये ज़्यादा फोकस करते हैं एंड वो देखते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में कि ये तीनों में से कौन पास कर रहा है हीट किलेड एस स्ट्रेन से आर सेल में। तो ये अपने एक्सपेरिमेंट में डीएनए लिए, आरएनए लिए एंड प्रोटीन लिए। तो ये क्या करते हैं कि आरएनए एंड प्रोटीन को डाइजेस्ट करवा देते हैं, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन जो रहता है वो कंटिन्यू रहता है, मतलब कि कोई चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र होते रहता है। एंड जैसे ही ये अपने एक्सपेरिमेंट में डीएनए को डाइजेस्ट करवा देते हैं तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बंद हो जाता है। एंड यही तीनों साइंटिस्ट जो थे ये डिस्कवर किए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसको कि बोलते हैं प्रोटीओज, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसको कि आरएनएज बोलते हैं। ये जो तो जब प्रोटीन एंड आरएनए को डाइजेस्ट करवा दिया गया तो ट्रांसफॉर्मेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू होते रहता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस
आरएनए एंड प्रोटीन है ही नहीं। फिर डाइजेशन करवा दिया जाता है डीएनए को डीएनएज एंजाइम की हेल्प से, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो रुक जाता है। तो इससे यही पता चलता है कि डीएनए ही मेन कॉज करता है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो इससे यही कंक्लूजन निकला कि डीएनए जो है ये हेरिडिटरी मटेरियल है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि ये डिस्कवर किए कि डीएनए एलोन पास हो रहा है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से, जो कि आर बैक्टीरिया को ऐसा कन्वर्ट कर देता है कि ये भी सेक्रेट करने लगता है स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट। बट इस एक्सपेरिमेंट को भी सारे बायोलॉजिस्ट सपोर्ट नहीं किए, तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट है द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। ये पता चला अल्फ्रेड हसे एंड मराथा चेस के एक्सपेरिमेंट से 1952 में। ये वर्क कर रहे थे बैक्टीरियोफेज पे, मतलब कि वायरस जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। एंड ये जो बताया गया डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये मतलब कि ये अनइक्विवोकल प्रूफ रहा, मतलब कि अब इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। बैक्टीरियोफेज जो होता है ये अटैच हो जाता है बैक्टीरिया से एंड अपना जेनेटिक मटेरियल इंटर कर देता है बैक्टीरियल सेल में। एंड ये जो बैक्टीरियल सेल जो वायरल जेनेटिक मटेरियल को अपना जेनेटिक मटेरियल समझ रहा है, उसको रेप्लिकेशन करके और बहुत ज़्यादा बना लेता है वायरल जेनेटिक मटेरियल को। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि बैक्टीरियल सेल जो होता है वो मैन्युफैक्चर करता है मोर वायरस पार्टिकल्स को, क्योंकि उसको अब जो वायरल जेनेटिक मटेरियल था वो अपना जेनेटिक मटेरियल समझ रहा है, तो उसमें रेप्लिकेशन करके और भी ज़्यादा वायरस पार्टिकल बनाएगा। प्रोटीन एंड डीएनए में से कौन इंटर करता है वायरस से बैक्टीरिया में, इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये वायरस को ग्रो करवाते हैं रेडियो एक्टिव कॉन्टेनेंट मीडियम में। एंड रेडियो एक्टिव में ये दो लेते हैं, एक फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव लेते हैं एंड एक सल्फर रेडियो एक्टिव लेते हैं। जब वायरस को ग्रो करवाते हैं फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव मीडियम में, तो इसका जो डीएनए रहता है वो रेडियो एक्टिव होता है, बट प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि प्रोटीन के पास फास्फोरस प्रेजेंट रहता ही नहीं है। जब वायरस को ग्रो करवाया जाता है रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में, तो यहाँ पे प्रोटीन जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है एंड यहाँ पे डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि फॉस्फोरस जो रहता है ये डीएनए में प्रेजेंट रहता है, बट यहाँ पे सल्फर लिया गया है तो डीएनए में रेडियो एक्टिव का कोई असर नहीं पड़ेगा। एंड वही प्रोटीन जो रहता है, प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ पे प्रोटीन जो होगा वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। इसको समझेंगे डायग्राम की हेल्प से। पहले इसको समझते हैं। बैक्टीरिया जो इन्फेक्टेड होता है वायरस से, तो बैक्टीरिया में दिखाई देता है रेडियो एक्टिव डीएनए एंड ये इंडिकेट करता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो कि पास करता है वायरस से बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया जो इन्फेक्ट हुआ था वायरस से जिसके पास की रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, तो वो रेडियो एक्टिव दिखाई नहीं देता है बैक्टीरिया में। ये इंडिकेट करता है कि प्रोटीन इंटर नहीं करता है वायरस से बैक्टीरिया में, इसलिए डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है ये बैक्टीरियोफेज है एंड ये बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज में लिया गया है S35, मतलब कि प्रोटीन को लेवल किया गया है S35 से एंड ये डीएनए है, डीएनए को लेवल किया गया है P32 से। अब जब इसमें रिएक्शन करवाया जाता है तो ये बैक्टीरिया से आके अटैच हो जाता है। बैक्टीरिया से अटैच होता है तो इसको इन्फेक्शन बोलते हैं। एंड ब्लेंडिंग में क्या होता है कि ये जो आके इससे चिपका था इसको हटाया जाता है। तो वही यहाँ पे दिया गया है। बैक्टीरिया में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो वायरल कोट को रिमूव किया जाता है बैक्टीरिया से ब्लेंडर के हेल्प से। एंड फिर लास्ट वाला स्टेप में वायरस पार्टिकल को पूरा सेपरेट कर दिया जाता है बैक्टीरिया से, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगो। तो वही यहाँ पे देख सकते हैं, ये बैक्टीरिया से वायरस अटैच है तो इन्फेक्शन बोलते हैं। फिर इसको हटाया जाता है, मतलब कि ब्लेंड करके इसको हटाया जाता है ये वायरल कोट को। एंड फिर सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि पूरा वायरल जो कोट है उसको हटा दिया जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया है इसमें देखा गया कि इसके पास रेडियो एक्टिव P32 है एंड सुपर टेंट में कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं पाया गया। एंड रेडियो एक्टिव सल्फर में देखें तो यहाँ पे कोई भी रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं डिटेक्ट हुआ सेल में, क्योंकि रेडियो एक्टिव सल्फर जो था इसको लेवल किया गया था प्रोटीन को एंड प्रोटीन ट्रांसफ़र नहीं होता है।
तो वही दिया गया कि रेडियो एक्टिव सल्फर 35 जो होता है ये सुपर टेंट में दिखाई दिया। देखो हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले करवाया गया था इन्फेक्शन, फिर करवाया गया था ब्लेंडिंग एंड फिर करवाया गया था सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब कि इन्फेक्शन में सिंपल बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया गया था वायरस से, एंड ब्लेंडिंग में ये जो बैक्टीरिया से अटैच है वायरस इसको यहाँ से हटा दिया गया था, एंड फिर जो ये मतलब कि डिटैच हो गया था, इससे पूरा हटा नहीं था, एंड सेंट्रीफ्यूगेशन में ये जो बैक्टीरिया है इससे पूरा वायरस को रिमूव कर दिया जाता है क्योंकि जो इन्फेक्शन होना था वो हो गया है। एंड फिर क्या होता है कि एनसीईआरटी में सुपर टेंट का बात किया है। ये जो वायरस था इसको ग्रो करवाया गया था कल्चर मीडियम में, मतलब कि एक में लिया गया था S35 एंड एक में लिया गया था P32। तो सिंपल याद रखना फास्फोरस जो होता है ये डीएनए में होता है एंड सल्फर जो होता है ये प्रोटीन में होता है। तो हर्शे एंड चेस को देखना था कि कौन सा चीज़ पास कर रहा है वायरल से बैक्टीरिया में। तो वो जब एक्सपेरिमेंट किए तो नीचे में ये जो टेस्ट ट्यूब है तो यहाँ पे बैक्टीरिया जिसका वेट ज़्यादा रहेगा वो बेस में आएगा। तो इसमें बैक्टीरिया में दिखाई दिया फास्फोरस मतलब कि रेडियो एक्टिव डीएनए, एंड जो हल्का रहेगा वो ऊपर रहेगा जिसको कि सुपर टेंडेंट बोला गया है। तो सुपर टेंडेंट में कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं पाया जाता है क्योंकि जो वायरस के पास रेडियो एक्टिव फास्फोरस था वो तो इंटर कर जाता है बैक्टीरियल सेल में। एंड वही सल्फर के लिए देखें तो सल्फर जो रहता है वो बैक्टीरियल सेल में इंटर नहीं करता है, तो सुपर टेंडेंट जो रहता है उसमें रेडियो एक्टिव पाया जाता है।